हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की हमारी इस क्लास में। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यकीन मानिए इस क्लास का हर एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशल उन बच्चों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस क्लास ना आपकी डेली होती है और इसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डेली। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाएंगे ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और भाई जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखो, एक लाइन है कि सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम बात है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फेल हो गए, तो बिल्कुल है, फेल होना है, फेल हो गए बिल्कुल। लेकिन हर बार उठ खड़ा होना और असली जीत है कि तुम फिर भी एक नई उम्मीद के साथ, एक नए चेहरे के साथ, एक नए सूरज के साथ फिर भी खड़े हो कि हाँ यार नहीं, इस वाले एग्जाम में तो मुझे करना ही है। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें फेलियर तो देखो सामना करना पड़ेगा। और कई बार बहुत ही लकी लोग या बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो फेल नहीं होते हैं या पहले अटैम्प्ट में या दूसरे अटैम्प्ट में निकाल लेते हैं। लेकिन भाई हर बच्चा तो ऐसा नहीं हो सकता ना, बिल्कुल। इसी के साथ चलिए, क्योंकि वो पहले अटैम्प्ट वाले भी ना जाने पहले से कितने टाइम से फेल होते हुए आ रहे हैं, और वो इस जिसमें आप तैयारी कर रहे हो इसमें वो पहले अटैम्प्ट में है। ठीक है। तो इसी के साथ कोशिश करते हैं कि भाई अगर फेल हुए हैं तो अगली जो राहें होंगी, अगली जो चीज़ें होंगी हमारी, वो हमारी नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट होंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, सवाल नंबर 1। चलिए पढ़ते हैं सवाल नंबर 1 को। सवाल नंबर 1 क्या कहता है? सवाल नंबर 1 है कि प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? उत्तर प्रदेश में किया है, राजस्थान में किया है, उत्तराखंड में किया है, या फिर तमिलनाडु में किया है? कहाँ पर किया है? देखो, प्रधानमंत्री ने जो है 46,300 करोड़ रुपए लगा करके 24 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अब जो ये पहली बात, तो जो 24 विकास परियोजनाएं हैं, अगर इनकी बात करूं तो भाई 24 विकास परियोजनाएं हैं। और अगर बात करें कि इसका उद्घाटन इन्होंने कहाँ पर किया है, ये करा है राजस्थान में। कहाँ पर? ये करा है राजस्थान में। ठीक है। देखो, प्रधानमंत्री की इतने रुपए लगाए हैं, 24 परियोजनाएं हैं जो डेवलप करने के लिए हैं, उनका उद्घाटन किया है राजस्थान में। और ये परियोजनाएं जैसे ऊर्जा को, सड़क, रेलवे, जल संसाधन, इस प्रकार के जो भी अन्य इनसे संबंधित योजनाएं हैं उनको विस्तारित करेंगे, उनको डेवलप करेंगे। उनके लिए प्रधानमंत्री ने इतने करोड़ यानी कि 46,300 करोड़ रुपए की लागत लगा करके इन योजनाओं को शुरू करा है। चलिए अगला सवाल नंबर 2 क्या कहना? चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, या फिर उत्तराखंड से? तो चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी निकलती है आपकी एमपी से, मध्य प्रदेश से निकलती है। और मध्य प्रदेश की भी बात करें तो इंदौर जिले से। कहाँ से? इसका एक इंदौर जिला है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से निकलती है। और इंदौर जिले की बात को ना, तो जो महू है इंदौर जिले में भी पड़ता है, महू, इस महू से निकलती है। ठीक है। और इसके बाद में अगर बात करें तो ये जो विंध्य पर्वत की जो ढलान है यहाँ से निकलते हुए, या मैं कहूँ कि अगर पर्वत पूछे तो विंध्याचल पर्वत जो है, जो विंध्याचल पर्वत है, इस विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ठीक है। चलिए, और अगर बात करें कि मध्य प्रदेश से निकलती है, उत्तर प्रदेश में जो एंट्री करती है, अगर बात करें यूपी में, तो यूपी में है इटावा जिला, इटावा से यूपी में एंट्री करती है। और इसके बाद बात करें कि कहाँ पर मिलती है, तो मुरादगंज पड़ता है, मुरादगंज। ठीक है, मुरादगंज है। और इस मुरादगंज में ये यमुना में मिलती है। किसमें? जो यमुना नदी है, यमुना की बात करें तो यमुना नदी में मिल जाती है ये। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलेगी, इंदौर जिले से, महू से, और विंध्याचल पर्वत जो है वहाँ से। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी इटावा जिले से, और इसके बाद में उत्तर प्रदेश में पड़ता है मुरादगंज, और यहाँ पे यमुना नदी में ये मिल जाएगी। तो किसकी सहायक हो जाएगी ये? यमुना की सहायक नदी हो जाएगी। और अगर मध्य भारत की कहें तो प्रमुख नदी, मध्य भारत की नदियों में इसको गिना जाता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है ना, और उत्तरी ढलान जो सिंगार चोरी घाटी है वहाँ से, उसके बाद में ये मध्य प्रदेश में लगभग इतने किलोमीटर है, और उसके बाद में उत्तर की दिशा की तरफ बहती है, उत्तर प्रदेश में, है ना। चलिए खैर, अगला सवाल है सवाल नंबर 3। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए IUCN रेड लिस्ट की परिस्थिति क्या थी?
कम से कम चिंता हो, संकट जो निकट संकटग्रस्त हो, या असुरक्षित, या फिर लुप्तप्राय। भाई इसको क्यों, देखो अगर बात करें ना गंगा डॉल्फिन की, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है एक, जो आईयूसी है ना, अगर इसकी बात करें तो आईयूसीएन है क्या, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है एक, है ना। और इसके द्वारा इसको रेड लिस्ट में जारी किया गया, इसको जो है रेड लिस्ट में रखा गया गंगा डॉल्फिन को। रेड लिस्ट की अगर इसकी बात करी जाए तो ये लुप्तप्राय प्रजाति में आता है। किस में आता है, ये आता है लुप्तप्राय प्रजाति में। अच्छा, दूसरी बात अगर यहाँ पे करी जाए तो इसे कब इस लिस्ट में शामिल किया गया था, 1996 में। कब, ये 1996 में इसको इस लिस्ट में शामिल करा गया था, ठीक है, रेड लिस्ट में। और अगर बात करें तो वही यहाँ पे जो इसके लिए कि इसको प्रोटेक्ट करा जाए, क्योंकि प्रदूषण में मर जाती है, या अगर पानी में प्रदूषण होगा तो गंगा डॉल्फिन मर जाएगी, है ना। और फिर उसके बाद में जो मछली पकड़ने वाले हैं उसके जाल में फंस जाती है, या फिर तब भी मतलब मर जाती है, या फिर इस जानबूझ करके इसको जो है चर्बी के लिए मारा जाता है। और कुछ बार जो है यहाँ पे गहन कृषि में भी मारी जाती हैं, जलवायु परिवर्तन से भी इन पे संकट आता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इसको रखा गया था। अच्छा, जो ये किस में आती है, ये अब मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, जो गंगा डॉल्फिन है इसको ना क्या वन्यजीव संरक्षण के अधिनियम के तहत रखा जाएगा, बिल्कुल। इसका शिकार करना प्रतिबंध है, और इसका जो शिकार करने पर रोक लगाई है ना, इसके शिकार करने पर रोक लगाई है 1972 में एक एक्ट आया था। इस एक्ट की बात करें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है, उस एक्ट के तहत इसके शिकार करने पर भी रोक लगा दी गई है, ठीक है। अच्छा, इसको जो राष्ट्रीय जलीय जीव कब बनाया गया था, अगर बात करें कि ये जो है राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित हुई, इस जलीय जीव की बात करें तो ये जलीय जीव कब घोषित हुई थी, ये हुई थी आपकी 2009 में इसको जलीय जीव घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए, तो भाई इस अब के लिए इतना ही रखते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, इस सवाल में हाँ ये सारी चीज़ें हैं, आगे देखते हैं। अगला है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, देखते हैं। देखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ये किस वर्ष शुरू की गई थी, 2011 में, 2015, 2019 या 2021, इसको कब शुरू किया गया था। ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ये 1 दिसंबर 2018 को शुरू होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये जो योजना थी, जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको 6,000 रुपये सालाना देने के लिए, यानी कि या तो हम कह सकते हैं जो सीमांत किसान थे या फिर जो छोटे किसान थे, इन किसानों की बात करें, सीमांत किसान या छोटे किसान, इनको सालाना सरकार कितना रुपया देगी, 6,000 रुपये देगी, ठीक है। इसको लेकर के योजना शुरू होती है। चलिए, जो सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएंगे। अच्छा, इसकी 6,000 नहीं, इसकी ना 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें जाएंगी, ठीक है, 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें जाएंगी, ठीक है। पहली किस्त इसकी 2,000 रुपये थी जो दी गई थी। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रधानमंत्री ने इसको जो है 24, मैंने क्या बताया था कि ये जो है आपकी 2019 को, एक मिनट, इसने पूछा था कि ये किस वर्ष शुरू की गई थी, 2019 में शुरू की गई। आंसर तो इसका ये होना चाहिए। 1 दिसंबर की बात करें तो ये योजना ना 1 दिसंबर को शुरू की गई थी, लेकिन अगर बात करी जाए कि ये योजना गोरखपुर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ से जो है अगर स्टार्ट करें, वो कहे कि उत्तर प्रदेश से, तो ये यूपी में जो योजना आई थी पूरे वर्ल्ड पे तो इसको लॉन्च किया गया था 1 दिसंबर को, है ना, क्योंकि इसका आंसर आगे अलग आ रहा है ना। और अगर बात करें तो यूपी में गोरखपुर से बात करें, इसको यूपी में गोरखपुर से जो शुरू किया गया था वो 24 फरवरी को किया गया था, ठीक है, 24 फरवरी 2019 को, क्योंकि ये 2018 जो था 1 दिसंबर 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। और उत्तर प्रदेश से ना इसको 24 फरवरी 2019 से जो है शुरू किया गया था। इसका आंसर ना ये वाला लिखना, ठीक है। हाँ, अगर वो कई बार ये नहीं पूछता ना तो बच्चे कहते हैं तो 2019 में स्टार्ट हुई थी, बट 1 दिसंबर 2018 को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए, आगे बात करते हैं। ये लॉन्च हुई थी, इस टाइम पे इसकी पहली किस्त गोरखपुर में डाली गई थी। तो आप देखेंगे इसका जो है भूमि धारकों की या वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था, और देश भर में किसान परिवारों के बैंक खाते में डायरेक्ट पैसे डाले गए थे। 3 किस्तें डाली जाएंगी बराबर 2-2 हज़ार रुपये की, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है यहाँ पे आपका, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 आयोजित हुआ है। और ये तो मैंने आपको करंट अफेयर में भी पढ़ाया था।
बीकानेर में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में या फिर जोधपुर में। अगर बात करें तो यहाँ पे जो आउटरीच भू क्षेत्र है ना, एक तो ये जो शुरू हुआ था, जो आउटरीच भू क्षेत्र है, आउटरीच, एक तो आउटरीच भू क्षेत्र, और अगर बात करें तो जो केंद्रित क्षेत्र हैं इसके, इन केंद्रित क्षेत्रों की बात करें तो इन केंद्रित क्षेत्रों में जो निवेश हुआ है, इनकी बैठकों की एक श्रृंखला बनाई जाएगी, और जिसमें जो है या जिसका समापन जो कराएंगे, इसका जो लास्ट होगा 9, 10 और 11 दिसंबर को लगभग हुआ था। और ये जयपुर का जो सीतापुर है, जयपुर में, तो इस जयपुर में इसको जो है मैं कहूँ कि आयोजित किया गया था। जयपुर के भी सीतापुर में आयोजित किया गया था, ठीक है, यहाँ पर इसको। और इसमें जो है जयपुर प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र रहा था, और ये वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन था पूरे वर्ल्ड लेवल में, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, इसमें देखो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 है, और ये राजस्थान के जयपुर जिले में आयोजित की गई थी। और इसके निवेश की बात करें तो ये जो है आप देखेंगे यहाँ पे निवेश शिखर सम्मेलन, इसका अगर पूछे कि भाई इसका विषय क्या रहा था, तो ये पूर्ण जिम्मेदार और तैयार, ये इसका विषय रहा था, जिसमें सतत खनन रहेगा, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल खनन करेंगे, और जल सुरक्षा रहेगा, साथ में महिलाओं का नेतृत्व रहेगा, और स्टार्टअप की चर्चा रहेगी कि किस तरीके से वीमेन एम्पावरमेंट की भी बात करी गई है, साथ में इन्वायरमेंट की बात करी गई है, साथ में स्टार्टअप की बात करी गई है, और साथ में सतत खनन की भी बात करी गई है। 32 से ज़्यादा देश हैं, जो 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें शामिल हुए थे, ठीक है, इस प्रदर्शनी में। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला सवाल नंबर 6, चलिए निम्नलिखित में से माफ़ कीजिएगा, ये जो है आपका जो लिटिल बोटिंग की जो है IUCN रेड लिस्ट जो है, ये स्थिति क्या होगी इसकी, कम से कम चिंता वाली होगी, निकट संकटग्रस्त वाली हो जाएगी, या असुरक्षित होगी, या फिर लुप्तप्राय होगी। अगर इसकी बात करें तो भाई ये जो है इसमें होगा आपका जो कम से कम चिंता वाली है, ये है ना। अगर बात करें लिटिंग बिटिंग की जो IUCN की रेड लिस्ट है, इसमें कम चिंता वाली, और IUCN रेड लिस्ट की बात करें तो लुप्तप्राय जाति आती है उसमें, ठीक है। तो अगर लिटिल बिटिंग जो है एक छोटी सी गौरैया पक्षी है, और इसको जो है जो बहुत ही, या जो मैं कहूँ कि बंटिंग और गौरैया परिवार से संबंध रखती है, और प्रजनन क्षेत्र यानी कि सुदूर पूर्वोत्तर या यूरोप की है ये, और एशिया का जो है यहाँ पे टैगा विस्तारित है ये। दूसरी बात, ये जो पक्षी है शीतकाल के दौरान दक्षिण चीन और पूर्वोत्तर भारत की ओर प्रवास करता है, आमतौर पर कृषि क्षेत्र में रहता है और अनाज खाता है। और लिटिल बंटिंग जो है ये IUCN की जो है रेड लिस्ट में जा रही है, क्योंकि ये कम चिंता का विषय है, ठीक है। चलिए इसमें दर्ज कर दी गई है। अगली बात करते हैं, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए 17,865.272 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो अगर इसकी बात करें तो भैया किसने अपना बजट पेश किया है? चलिए ये बजट होगा आपका उत्तर प्रदेश का। किसका होगा? ये बजट होगा उत्तर प्रदेश का। आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है राज्य विधानसभा के लिए है 2024-25 के लिए लगभग 17,865.72 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है, जो कि मूल 7.36 इसके लाख करोड़ रुपए के बजट का जो है यानी कि 2.42% लगभग होने वाला है। अगला सवाल होगा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 299। इसका सही आंसर क्या होगा? अगर देखो बात करें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए, तो भाई कौन हटाता है? पहली बात, इनको हटाएगा कौन? इसके लिए जो पावर है ये है राष्ट्रपति के हाथ में। इनको हटाता कौन है? इनको हटाता है राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जाता है। और आर्टिकल की बात करूँ तो इसके लिए जो आर्टिकल आता है, ये आर्टिकल आता है आपका 218, ठीक है। इसके लिए आर्टिकल आएगा 218। अच्छा, 218 के द्वारा जो है इनको हटाया जाएगा। और अगर बात करें कि भाई इनकी नियुक्ति की, इनके बारे में, तो अनुच्छेद 124 जो है ये इनकी नियुक्ति के बारे में बात करता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, 224 का भी ना क्लोज 4 है जो इनकी नियुक्ति के बारे में बात करता है, ठीक है। चलिए, और राष्ट्रपति जो है संसद के अभिभाषण के बाद ये निष्कासन आदेश देगा। जो संसद में निष्कासन भाषण देगा कि भैया इनको निष्कासित किया जाता है, उसके बाद इसको हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए,
तो अनुच्छेद 218 के तहत उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, और ये जब सिद्ध हो जाए कि इनका व्यवहार कैसा था, दुर्व्यवहार था, या ये काम करने में सक्षम नहीं थे, इन दो ही तरीकों से इनको हटाया जाएगा। और संविधान ने सिद्ध कदाचार और असक्षमता शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है, मतलब संविधान में हम इन बातों को नहीं रख सकते कि भैया ये क्या है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा व्याख्या के अनुसार दुर्व्यवहार जानबूझकर किया गया या कदाचार, भ्रष्टाचार, निष्ठा की कमी या फिर नैतिक अक्षमता जो है, अगर ये शामिल है, या फिर असक्षमता से तात्पर्य है कि न्यायिक कार्यों में बाधा डालने वाली शारीरिक या मानसिक स्थिति हो, तब भी इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या है? न्यायाधीश जांच अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? 1968 में, 70 में, या फिर 1972 में, 1977 में? कब किया गया था अगर बात करें तो भाई चलिए, अगर यहाँ पे बात करी जाए इनको लेकर के, तो आप मुझे बताएंगे। हाँ, अगर बात करी जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर बात करें 1968 की बात करें तो भाई ये जो है अधिनियम आया था, ये आया था, संक्षिप्त नाम जो है, ये अधिनियम आता है 1968 में। देखो 1968 में ये अधिनियम आता है, और ये कानून किसी न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या असक्षमता के आरोप की जांच की जो है प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल को लेकर के। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कहता है? विजय दिवस निम्नलिखित में से किस देश पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और कब मनाते हैं ये भी बताना। चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश? चलिए इसकी बात करते हैं। तो देखो पहली बात तो विजय दिवस मनाते कब है? विजय दिवस की बात करें तो जो विजय दिवस है ये जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 16 दिसंबर को। कब ये मनाया जाता है? 16 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन हमने पाकिस्तान पर विजय करी थी। कब? पाकिस्तान की बात करें तो जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान पर जो है विजय हासिल करी थी। ठीक है, चलिए और इसके बाद हाँ चलिए, अच्छा एक बात बताओ, 16 दिसंबर की बात करें तो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था कब? 1971 में, 1971 को। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो भाई 1971 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ भारत का, और जीत हुई थी हमारी, और उसमें जो 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने प्रमुख, यानी कि जो पाकिस्तान की सेना थी उनके प्रमुख ने ढाका में जो है भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी, यानी कि जो मित्र सेना है, इनके समक्ष जो है अपना आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, 14 दिन का युद्ध चला था, और उसके बाद में विराम लगा था, और भाई घुटनों पर आ गया था आपका पाकिस्तान, और बांग्लादेश अलग बन गया था दूसरा देश। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या कहना चाहता है? भारतीय केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब करी गई थी? ये 1979 में, 1982 में, 1988 में, 1990 में? इसकी स्थापना कब करी गई थी? 2 नवंबर 1979 की बात करें, 2 नवंबर 1979 में इसकी स्थापना करी जाती है। ठीक है, और अगर बात करें तो ये संस्थान कहाँ हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश के बरेली में हो जाएगा। अगर बात करें ये कहाँ हो जाएगा? ये यूपी के बरेली ज़िले में हो जाएगा। कहाँ? बरेली ज़िले की बात करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए और अगर बात करें कि बरेली ज़िले का भी जो इज्जत नगर है ना, इज्जत नगर में हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अनुसंधान है, इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के बरेली के पास है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगला सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कि साबर झील को किस वर्ष रामसर साइट में घोषित किया गया? 1988 में, 1990, 1993, 1996? तो भाई इसको रामसर साइट में कब, देखिए इसकी बात करते हैं तो ये 23 मार्च 1990 को जो है ये रामसर साइट यानी कि आंध्रभूमि स्थलों में इसको शामिल किया गया था। अब देखो अगर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीन झील है ये। अगर सांबर झील की बात करें ना तो ये भारत की, अगर भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीन झील या नमक खारी झील कह सकते हैं, अंतर्देशीय। ठीक है, अंतर्देशीय नमकीन झील है ये।
ठीक है, चलिए नमकीन झील हो जाएगी। और ये हो कहाँ पर जाएगी, ये हो जाएगी आपकी राजस्थान में, जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में, ठीक है, राजस्थान के जयपुर में हो जाएगी। चलिए सांबर सरोवर, और ये आंध्र भूमि में शामिल हो चुकी है, कब हुई है, 1990 में हुई है, ठीक है। चलिए अच्छा, जो 75वीं रामसर साइट है वो कौन सी हो जाएगी अगर बात करें, तो 75वीं रामसर साइट कौन सी हो जाएगी हमारी, आप मुझे बताएंगे। आगे बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आराम से आप देख लेंगे। अगला सवाल नंबर 13 है। सवाल नंबर 13 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो है संक्रमण के प्रसार को रोकने के हेतु आवारा कुत्तों के लिए सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, पेंच टाइगर रिजर्व में, कान्हा टाइगर रिजर्व में, या फिर पन्ना टाइगर रिजर्व में? तो ये कहाँ पर किया गया है अगर बात करें तो ये किया गया है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व में, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ये जो आपका कान्हा पन्ना टाइगर रिजर्व है ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में। और पन्ना एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो हीरे के लिए फेमस है, जो हीरे के लिए फेमस है ना, हीरे की खाने पाई जाती है यहाँ पे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जंगली जानवरों में जो है यहाँ पे फेनाइन जो है डिस्टेम्पर जो है ये वायरस फैलने का संक्रमण के प्रसार है इसको रोकने के लिए मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में और इसके आसपास वाले क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के सामूहिक टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है। और भौगोलिक विस्तार पन्ना जो है छतरपुर जिले में हो जाएगा। 1994 में जो है केंद्र सरकार के द्वारा इसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में घोषित भी किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 14। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो अभी तो मैंने बताया था बिल्कुल, कब की गई है, बिल्कुल अभी बताया, ये 1981 की बात करें। चलिए आंसर होएगा 1981 में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई और भौगोलिक विस्तार पन्ना छतरपुर में, ये भी बता दिया है। और राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, ये 1994 में बना था केंद्र सरकार के टाइगर प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। और अगर बात करें इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 25 अगस्त 2011 को, पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल सवाल नंबर 15 कह रहा है कि जिला रिजर्व गार्ड जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य की एक विशेष पुलिस इकाई हो जाएगी? जिला रिजर्व गार्ड, ये छत्तीसगढ़ की, उत्तराखंड की, तमिलनाडु की, या फिर बिहार की? अच्छा मैंने आपको ना डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की बात करी थी, ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी छत्तीसगढ़ की। किसकी होगी? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। तो देखो जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है ये छत्तीसगढ़ में एक विशेष पुलिस इकाई है जिसमें आप देखेंगे 2008 में जो है माओवादी हिंसा जो इससे निपटने के लिए काम किया गया था और इसमें ना प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण कार्मिक जो हैं वो भी यहाँ पे हिस्सा लेंगे। ये सवाल मैंने आपको कराया था पहले। चलिए सवाल नंबर 16 सीमा सुरक्षा बल जो है इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? 1960 में, 1962 में, 1965 में, 1970 में? बीएसएफ मैंने बताया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और ये सवाल भी शायद मैंने आपको कराया था। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना 1965 में करी गई है, 1965 में बीएसएफ की स्थापना करी गई थी, ठीक है। तो ये एक अर्धसैनिक बल हो जाएगा और इसकी स्थापना मुख्य रूप से देश की भूमि और सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे इन्हें तैनात किया जाता है बॉर्डर के पास। चलिए सवाल नंबर 17 क्या है कि निम्नलिखित में से किस आर्द्र भूमि को क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है? तो भाई आप मुझे यहाँ पे बताएंगे कि जो कौन सी ऐसी आर्द्र भूमि है जिसको क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर कहते हैं? हैगांग है, या फिर सुरिनसर है, मानसर है, या होकरसर है, या बुलर झील है? तो ये कौन सी हो जाएगी अगर बात करें तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी होकरसर। आंसर होगा ऑप्शन सी, होकरसर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। होकरसर आर्द्र भूमि है और ये एक रामसर स्थल है जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है और इसे ना क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और ये एक प्राकृतिक 12 मासी आर्द्र भूमि है जो झेलम बेसिन का हिस्सा है और यह उत्तर पश्चिमी हिमालय का जो जैव भौगोलिक प्रांत है ना उसमें जो है यानी कि बर्फ से ढकी हुई एक पीर पंजाल श्रेणी में जो तलहटी में स्थित एक झील हो जाएगी। सवाल नंबर 18 वही झील है यानी कि जो होकरसर झील है ये आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर में किस जिले में हो जाएगी? अभी तो मैंने बताया था जम्मू कश्मीर के किस जिले में होगी, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हो जाएगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो ये जो है होकरसर आर्द्र भूमि रामसर स्थल है जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हो जाएगा और एक प्राकृतिक 12 मासी आर्द्र भूमि है जो कि झेलम बेसिन का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। और अगर पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो ये पीर पंजाल श्रेणी में हो जाएगी और आंध्र भूमि झेलम की सहायक नदी
यहाँ पे दूध गंगा जलप्रपात भी इसी पर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल नंबर 19, गीता महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मनाया गया, ये पूछा है उसने, मनाया जाता नहीं है। सवाल ये नहीं होगा, सवाल ये होगा कि गीता महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? हरियाणा में, बिहार में, केरल में या फिर हिमाचल प्रदेश में? अच्छा, ही आपको पता है कुरुक्षेत्र, ये सवाल मैंने आपको पढ़ाया भी था। भागवत गीता के जन्मदिन पर यह महोत्सव मनाया जाता है और ये ना आपका हरियाणा की बात करें, हरियाणा, और हरियाणा में भी जो कुरुक्षेत्र है, हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र वाला हिस्सा है, इस कुरुक्षेत्र वाले हिस्से में इसको सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, और ये जो है महोत्सव भागवत गीता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये हरियाणा सरकार ने तो इसको शुरू किया था, कब से किया था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड संयुक्त प्रयासों से 1989 से इसको कुरुक्षेत्र हरियाणा में गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। और ये उत्सव जो है नैतिक, सांस्कृतिक और पुनरुत्थान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इस महोत्सव का उद्देश्य आपसे पूछा जाता है तो भागवत गीता के शाश्वत शिक्षाओं और माध्यम से लोगों को सुवृद्ध करना, जिसे प्राय दिव्य गीत कहा जाता है, इसके लिए। ठीक है, अगला और आज का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 20, गीता महोत्सव निम्नलिखित में से किस वर्ष मनाया जा रहा है? किस वर्ष से मनाया जा रहा है? ये तो मैंने अभी बताया था, 1989 से मनाया जा रहा है ना। चलो, गीता महोत्सव 1989 से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है और 2016 में जो है हरियाणा ने इस उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में घोषित किया था और इसके परिणाम स्वरूप कुरुक्षेत्र में मिलियन से भी अधिक पर्यटकों का आगमन होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था जीडीपी में भी हिस्सा मिलता है। इसके बाद के वर्षों की बात करें 2017 और 19 के बीच में, तो ये विस्तारित, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ाव देखा गया था। इसके दायरे को बढ़ाने के लिए 2024 में उत्तराखंड ने भी इसमें भागीदारी की है। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल देखते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।